आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस की जो पार्ट रह गया था उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इससे जो पहले का पार्ट है वो हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हेपेटाइटिस का अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हमने अच्छे से लेनी है उस पेशेंट की। हमें पूछना है पेशेंट को इन्फेक्शन के बारे में, फूड या वाटर का एक्सपोजर कैसा रहा, ट्रेवल कहीं पे किया है पेशेंट, सिक अगर कोई पर्सन था तो उसके कांटेक्ट में तो नहीं आया है पेशेंट, ब्लड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर पूछना है, कोई ट्रांसफ्यूजन करवाया है, निडल शेयरिंग हुआ है, अनसेफ इंजेक्शन, सेक्सुअल एक्सपोजर और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के बारे में पता करना है। टॉक्सिक या मेटाबॉलिक कंडीशंस, अल्कोहल लेता है या नहीं लेता, कोई ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग या कौन सी प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग उसकी चल रही है, या आजकल जैसे कि फिटनेस के लिए ये पाउडर ले लो या ये प्रोटीन पाउडर ले लो, इस तरह से कोई हर्बल प्रिपरेशन या कोई सप्लीमेंट तो नहीं चल रहा है। ओबीज तो नहीं है पेशेंट, डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट, डिसलिपिडीमिया, ये सारी कंडीशन मेटाबॉलिक कंडीशन तो नहीं है। ऑटो इम्यून का हमने पूछना है, पर्सनल या फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है या पहले से रही है तो। डिटेल्ड ड्रग एंड एक्सपोजर हिस्ट्री इज ऑफन मोर यूजफुल देन ऑर्डरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लाइंडली, यानी कि हम हिस्ट्री से बहुत सारा पार्ट जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं। हिस्ट्री से हमें बहुत सारा आइडिया लग सकता है कि किस तरह की इन्फेक्शन या एक्सपोजर पेशेंट को हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसका इन्वेस्टिगेशन पैनल एडवाइस कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, लीवर इंजरी के लिए हम क्या क्या करवाएंगे, एएलटी, एएसटी, एएलपी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड जीजीटी, ये सब हम लीवर इंजरी को देखने के लिए करवाएंगे। एक्सक्रीटरी फंक्शंस को देखने के लिए टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन हम करवाएंगे। सिंथेटिक फंक्शंस यानी कि जो लीवर बनाता है, सिंथेसिस करता है, उन चीजों को देखना है तो सिंथेटिक फंक्शंस को देखने के लिए हम एल्बुमिन कराएंगे, पीटीआईएनआर कराएंगे, और अदर में हम सीबीसी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, ये सब कराएंगे। एएलटी या एएसटी किसको बता रहे हैं यहाँ पे, हिपेटोसेलुलर इंजरी को, क्योंकि हमने लीवर इंजरी के मार्कर्स ये करवाए हैं। अगर एक्सक्रेटरी फंक्शन है, मतलब कोई भी डिसफंक्शन हुआ है या कोई स्टेसिस हुआ है तो वो बिलिरुबिन बताएगा कि एक्सक्रीशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। और एल्बुमिन या पीटीआईएनआर अगर बढ़े हैं तो ये सिंथेटिक फंक्शंस को इंडिकेट करेंगे। कम है तो कम है, बड़े हैं, कोई भी abnormality है। Albumin changes slowly and is affected by several non-hepatic factors, whereas PTINR is more useful for assessing the acute hepatic synthetic function। ठीक है, तो इसीलिए PTINR जो है वो ज्यादा यूजफुल है बजाय के एल्बुमिन के। लीवर इंजरी का पैटर्न हम देखेंगे। पैटर्न क्या है लीवर इंजरी का, अगर हिपेटोसेलुलर होगा तो क्या होगा, एएलटी या एएसटी बढ़ा हुआ होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, डिजीज इंड्यूस लीवर इंजरी हो सकती है, इस्चेमिक हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस में एएलटी या एएसटी जो है वो रेज्ड मिलेंगे। अगर कोलिस्टेटिक पैटर्न है तो एएलपी या जीजीटी रेज्ड मिलेंगे। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कोई कोलिस्टेटिक डिजीज है या कोलिस्टेटिक डिजीज ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी है तो। मिक्स्ड पैटर्न में क्या होगा, बोथ ट्रांसअमीनेज एंड एएलपी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड देखने को मिलेंगे, और इन पैटर्न से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि पेशेंट को कि क्या हो सकता है, कि लीवर में इंजरी हुई है, कोई हिपेटोसेलुलर या कोलिस्टेटिक कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब हम इस जो है पैनल से हम पता लगा सकते हैं। बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल लीवर में एक्यूमुलेट करेगी, कोलिस्टेसिस होगा और बाइल एसिड इरिटेट या डैमेज करेंगे बाइल डक्ट सेल्स को, जिससे एएलपी या जीजीटी लीक होंगे ब्लड में और एएलपी और जीजीटी बढ़ेंगे। ये एक्सप्लेनेशन है कोलिस्टेटिक पैटर्न की। अगर एएलपी बढ़े हैं, जीजीटी बढ़े हैं, तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि कोलिस्टेटिक पैटर्न है, यानी कि बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हुआ है जिसकी वजह से एल्केलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी जो है वो बढ़े हुए आए हैं। वायरल मार्कर्स कराएंगे हम। अगर हेपेटाइटिस ए है तो आईजीएम और एनटीएचए भी करवाएंगे। एक्यूट हेपेटाइटिस बी की कंडीशन में एचपीएसएजी और आईजीएम एनटीएचपीसी करवाएंगे हम। एचसीवी की कंडीशन में एनटीएचसीवी, एचसीवी आरएनए करवाएंगे।
HDV की कंडीशन में एंटी HDV, HDV RNA और HEV की कंडीशन में IgM और एंटी HEV। तो हमने यहाँ पे वायरल मार्कर्स देखने हैं कि किस वायरस की जो है वो इन्फेक्शन पेशेंट में चल रही है। हेपेटाइटिस बी वायरस की सीरोलॉजी, HBsAg जो है वो करंट हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन को बताएगा। एंटी HBs जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है पेशेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन या पास्ट इन्फेक्शन से, उसको इंडिकेट करेगा। IgM एंड एंटी HBc रिसेंट या एक्यूट की इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और टोटल एंटी HBc जो है वो पास्ट और करंट नेचुरल HPV एक्सपोजर को इंडिकेट करता है। HBeAg usually active viral replication and high infectivity. HBV DNA measures viral load, amount of HBV in blood. HCV डायग्नोसिस, एंटी HCV एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो HCV RNA टेस्ट कराना है, हमने RNA वायरल लोड करवाना है। एंटी HCV पॉजिटिव आया तो प्रीवियस और करंट एक्सपोजर टू HCV को इंडिकेट करता है। HCV RNA अगर पॉजिटिव है तो करंट HCV इन्फेक्शन को बता रहा है, और HCV RNA अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई करंट इन्फेक्शन नहीं है, ये इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस या फिर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट को। तो इसीलिए हमें HCV RNA से हम पता लगा सकते हैं कि अभी की इन्फेक्शन चल रही है या इन्फेक्शन क्लियर आउट हो गई है। इमेजिंग क्या करा सकते हैं हम हेपेटाइटिस के पेशेंट में? अल्ट्रासाउंड, USG एब्डोमेन अगर करवाएंगे तो वहां पे हम लीवर की मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। फैटी लीवर है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पोर्टल वेन कैसी है, स्प्लीन का साइज कैसा है, स्प्लीनोमेगली तो नहीं है, या एसाइटिस डेवलप तो नहीं हुआ है, ये सब हमें अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा। फाइब्रो स्कैन हम कराएंगे लीवर की स्टिफनेस को देखने के लिए, और फाइब्रोसिस हुआ है तो कितना हुआ है उस फाइब्रोसिस को असेस करने के लिए। लीवर बायोप्सी सेलेक्टेड केसेस में की जाती है, जहां पे हम इन सबसे या इन्वेस्टिगेशन से या अल्ट्रासाउंड से, फाइब्रोस्कैन से हम डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर हम बायोप्सी कराएंगे। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या हिस्टोलॉजिकल असेसमेंट करनी है तो सब कंडीशंस में हम बायोप्सी एडवाइस करेंगे। अल्ट्रासाउंड जो है वो स्पेशली यूजफुल है फॉर रूलिंग आउट एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल लीवर डिजीज, क्योंकि हम इसमें लीवर को अच्छे से देख सकते हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन को देख सकते हैं, पोर्टल वेन को देख सकते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा हेपेटिक अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी पता लग जाएगी, और अगर लीवर में कोई डिजीज है तो वो भी पता लगेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के लिए जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? कोज को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हमें ये पता लगे कि जो हेपेटाइटिस हुआ है उसका कारण क्या है, वायरल है या नॉन वायरल है, कोई और इन्फेक्शन है या फिर नॉन इन्फेक्टिशियस कोई कोज है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होगी। सीवियरिटी को असेस करना है कि कितना सीवियर डिजीज हुआ है, एक्यूट है, क्रोनिक है। रिमूव द ऑफेंडिंग फैक्टर, जो भी ऑफेंडिंग फैक्टर है, जो भी हेपेटाइटिस कर रहा है, लिवर सेल्स की इंजरी कर रहा है, इन्फ्लेमेशन करा रहा है, उस ऑफेंडिंग फैक्टर को रिमूव करना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को, और जब भी इंडिकेटेड हो तब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी है। कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई आ रही है तो उनको हमने मॉनिटर करना है, और इसका फर्दर ट्रांसमिशन ना हो एक पर्सन से किसी और पर्सन को, उसकी प्रिवेंशन करनी है। तो इसीलिए हमेशा ट्रीटमेंट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ट्रीटमेंट शुड नेवर बी बेस्ड ऑन ओनली ALT या AST लेवल। हमारा जो फोकस है वो AST या ALT लेवल को ही डाउन करने का नहीं होना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। द अंडरलाइंग कॉज एंड डिग्री ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन डिटरमाइन द मैनेजमेंट। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A की अगर कंडीशन है तो ये में मोस्टली एक्यूट कंडीशन होती है, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, फ्लूइड्स लगाएंगे, न्यूट्रिशन, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर अल्कोहलिक है पेशेंट तो अल्कोहल अवॉइड कराएंगे, और अननेसेसरी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग अगर ले रहा है तो वो सब हम बंद कराएंगे हेपेटाइटिस A के कंडीशन में, क्योंकि ये रिवर्सिबल है और इजीली क्लियर आउट इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसीलिए हम इसमें जो है वायरल जो है एंटीवायरल देने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, सपोर्टिव ट्रीटमेंट से काम चल जाता है। और जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी की कंडीशन है उसमें भी क्या रहेगा, सपोर्टिव मैनेजमेंट, सीवियरिटी को मॉनिटर करना है हमने DNA वायरल लोड करा के, और सीवियर केस है तो हमें जो स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट उसकी करनी पड़ेगी कॉज के अकॉर्डिंग। हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन भी एक्यूट होती है, मोस्टली
तो इसीलिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्लोज मॉनिटरिंग इन सीवियर डिजीज या प्रेगनेंसी में मोस्ट uncomplicated acute hepatitis A and B infection do not require routine antiviral therapy, क्योंकि ये इजीली जो है इन्फेक्शन क्लियर आउट हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं हेपेटाइटिस ए के या बी के, जो एक्यूट कंडीशन है, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत, ट्रीटमेंट यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है लेकिन एंटीवायरल देने की जरूरत नहीं रहती। द की इज सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सीवियर डिजीज। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम असेस करेंगे पहले सभी एएलटी कराएंगे। एएलटी जो है वो मोर स्पेसिफिक होता है देन एएसटी फॉर द लीवर इंजरी। हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लोड कराएंगे, एचबीईएजी कराएंगे, फाइब्रोसिस, सिरोसिस या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क तो नहीं है पेशेंट को, ये सब हम चेक करेंगे। और इस कंडीशन में अगर क्रोनिक कंडीशन है, डीएनए वायरल लोड बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन काफी चल रही है, तब क्या हम देंगे, एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे, टेनोफोविर और एंटीकाविर। इसका गोल क्या रहेगा कि वायरल रेप्लिकेशन को सप्रेस करे, इन्फ्लेमेशन कम हो। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आगे पेशेंट फाइब्रोसिस या सिरोसिस में लैंड नहीं करेगा और आगे कॉम्प्लिकेशन फर्दर हम कम कर सकते हैं। नॉट एवरी पेशेंट विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करेगी, वायरल रेप्लिकेट कितना कर रहा है, तो इसीलिए डीएनए वायरल लोड को देखते हुए हमने ट्रीटमेंट शुरू करना है। अब यहाँ पे क्या है, टेनोफोविर 300 mg ओरली ओडी डोज में दी जाती है, लॉन्ग टर्म तक दी जाती है ये। और इसका स्टॉप कब होगा, डिपेंड करेगा एचबीईएजी स्टेटस, सिरोसिस, एचबीवी डीएनए वायरल लोड या एएलटी रिस्पॉन्स से। और एंटीकाविर 0.5 mg ओरली वंस डेली दी जाती है, यूजुअली लॉन्ग टर्म ये भी दी जाती है, सेम ही प्रिंसिपल है। और ड्यूरेशन कैसे डिपेंड करेगी, वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स और क्लिनिकल स्टेटस पे ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट जो है वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट एक्टिंग जो है एंटीवायरल्स, ओरल ट्रीटमेंट हाईली इफेक्टिव रहेगी। और इसमें हाईली इफेक्टिव ओरल जो ट्रीटमेंट है वो रहेगी, क्योंकि क्योर जो है वो 95% होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। बिफोर ट्रीटमेंट हमने कंफर्म करना है हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए, फाइब्रोसिस या सिरोसिस को असेस करना है, ड्रग इंटरेक्शन को हमने चेक करना है और रिलेवेंट कोमोर्बिडिटीज को चेक करना है। हमारा गोल क्या रहेगा, सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि एचसीवी आरएनए जो है वो अनडिटेक्टेबल रहना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट एट इट इज कंसिडर्ड ए वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब कॉमन जो है रेजीम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 12 वीक्स के लिए जो रेजीम चलते हैं, इनमें से कोई भी रेजीम जो है हम पेशेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके और उसको हम शुरू कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट कैसे होगी, अगर अल्कोहल एसोसिएटेड है तो कंप्लीट अल्कोहल का एब्सटिनेंस करना है और पेशेंट को हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। ड्रग इंड्यूस्ड है तो हमें जो भी ड्रग है स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग, जो भी ड्रग है ऑफेंडिंग ड्रग उसको हमने स्टॉप कराना है। ओवर द काउंटर ड्रग ले रहा है या और कोई ड्रग ले रहा है तो उसको हमने जो है बंद करवाना है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू करवानी है। अब ऑटो इम्यून की कंडीशन क्या होगी, ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही अटैक करने लग जाता है, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना इसमें जरूरी होता है। तो इसीलिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एजाथायोप्रिन हम देंगे। अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है तो वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, ये सब हमने करवाना है। इस्चेमिक अगर होगा तो जो इस्चेमिक कंडीशंस कब डेवलप होगी, हमने पढ़ा था, अगर शॉक की कंडीशन है, हाइपोक्सिया है, कार्डियक कोज है, तो उन कंडीशंस में हमने इस्चेमिक जो कोज है उसको ट्रीट करना है। कोज को ट्रीट करेंगे तो ब्लड सप्लाई ठीक हो जाएगी और ब्लड सप्लाई ठीक होगी तो फिर हम जो है लीवर सेल्स की इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस्चेमिक कोज में जो भी शॉक, हाइपोक्सिया, कार्डियक कोज है उसको हमने ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट फंडामेंटली कोज स्पेसिफिक होगी, फॉर एग्जाम्पल giving supportive treatment alone is insufficient in autoimmune hepatitis, while in ischemic hepatitis the underlying hemodynamic problem must be corrected.
एक्यूट लीवर फेलियर की अगर कंडीशन है तब हम क्या करेंगे। ये कब सस्पेक्ट होगा हमें कि एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन है, अगर एक्यूट लीवर इंजरी हुई है, आईएनआर का प्रोलोंगेशन हुआ है और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी पेशेंट में डेवलप हुई है। अदर रेड फ्लैग्स यानी क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, सीवियर जॉन्डिस है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया है, रीनल डिसफंक्शन है, सेरिब्रल एडीमा है या ब्लीडिंग है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे रहेगी, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, एबीसी स्टेबलाइजेशन, ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक कोज को ट्रीट करेंगे हम और मैनेज करेंगे इंसेफेलोपैथी या सेरिब्रल एडीमा को, रीनल सपोर्ट व्हेन इंडिकेटेड और अर्ली लीवर ट्रांसप्लांट या अर्ली लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट को रेफर करेंगे अगर हमें कंडीशन लग रही है कि पेशेंट वैसे ठीक नहीं हो रहा है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना पड़ेगा। और जॉन्डिस अलोन इज नॉट इक्वल टू एक्यूट लीवर फेलियर, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है, एक्यूट लीवर इंजरी होना चाहिए, कोगुलोपैथी डेवलप होना चाहिए, साथ में एनसेफेलोपैथी होना चाहिए। ये सब कंडीशन होंगी तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि जो पेशेंट है वो एक्यूट लीवर फेलियर में लैंड कर रहा है। अगर इमरजेंसी में स्टेबलाइज होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर लीवर फेलियर हो चुका है तो अर्ली लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को रेफर हमने करना है। लास्ट क्या है, हमने पूरी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो पढ़ा उसको एक ब्रीफ में हम रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में क्या होगा, इंजरी या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल्स होंगी। इटियोलॉजी में दो टाइप के कोज पढ़े, इन्फेक्टिव कोज भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्टिव कोज भी हो सकते हैं। और इन्फेक्टिव में मोस्टली वायरल, जो कि 5 टाइप के वायरस ए बी सी डी ई वायरस से इन्फेक्शन होती है और अदर इन्फेक्शन भी हो सकती है। पैथोजेनेसिस क्या रहेगा, हेपेटोसाइट्स की इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, देन फाइब्रोसिस होगा। अगर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन चलती रहती है देन पेशेंट को फाइब्रोसिस होगा, सिरोसिस होगा। लास्ट में डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ की कंसेप्ट। हिस्ट्री अच्छे से लेनी है, एलएफटी कराना है, पीटीआईएनआर कराना है, वायरल मार्कर्स, और हम इमेजिंग टेक्निक्स मतलब इमेजिंग स्कैन्स क्या करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या फिर फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। कोज को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑफेंडिंग फैक्टर को रिमूव करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, स्पेसिफिक थेरेपी व्हेन इंडिकेटेड एंड मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आ रही है तो उसको हम मॉनिटर करेंगे। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हमेशा एक्यूट इन्फेक्शन करता है, क्रोनिसिटी में ऐसा पेशेंट लैंड नहीं करता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक्यूट भी होता है लेकिन मोस्टली ऐसे पेशेंट क्रोनिसिटी में लैंड करते हैं और बाद में जाके फर्दर अगर इन्फ्लेमेशन चलती रही, पेशेंट को फाइब्रोसिस हुआ, देन वो सिरोसिस या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की कंडीशन भी हो सकती है। तो मोस्टली जो सिरोसिस या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होता है वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी क्या है, क्रोनिक तो है लेकिन क्यूरेबल है। इसमें डायरेक्ट एक्टिंग जो एंटीवायरल्स है उनकी अच्छी इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ग्रेटर देन 95% पेशेंट्स जो है इसमें वो ट्रीट हो जाते हैं। तो इसीलिए हेपेटाइटिस सी वायरस क्रोनिक तो है लेकिन क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस डी वायरस में, डी वायरस क्रोनिसिटी में अकेला लैंड नहीं करता है। डी को हमेशा क्या रिक्वायर होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसका डिफेक्टिव डीएनए होता है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के जो है उसको डीएनए को यूज करके और ये तब क्या करता है, अडेप्ट करता है और तब उसके साथ को इन्फेक्शन या सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन करता है। हेपेटाइटिस ई वायरस इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी, और अगर एक्यूट लीवर फेलियर की कंडीशन पेशेंट में डेवलप होती है तो हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट पेशेंट की करानी है। इमरजेंसी से स्टेबलाइज करके पेशेंट को, और हमने रिकॉग्नाइज करना है कि अगर पेशेंट को लीवर फेलियर कंप्लीट है तो पेशेंट को अर्ली लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमने रेफर करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हेपेटाइटिस जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कवर किया है, बोथ इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव, उसका पैथोजेनेसिस हुआ, डायग्नोसिस कैसे बनाना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, और इवन जो मैनेजमेंट है वो पांचों वायरस की जो इन्फेक्शन है उनकी अलग अलग मैनेजमेंट क्या करनी है, किसमें सपोर्टिव देना है, किसमें एंटीवायरल देना है, किसमें डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल देना है, और क्या रेजिम पेशेंट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू सो मच।